हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 विद्युत धारिता और संधारित्र। देखिए, विद्युत धारिता और संधारित्र में जो पहला टॉपिक है हमारा मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। विद्युत धारिता और संधारित्र को पढ़ने से पहले हम मुक्त आवेश और बद्ध आवेश, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इस चैप्टर के, वो देखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट मुक्त आवेश और बद्ध आवेश का रहेगा। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश एक्चुअली होता क्या है, इसमें देखा जाए तो कोई पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ भी कैसा, इसमें हम जैसे कि चालक पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है। चालक यानी धात्विक चालक है, और उस धात्विक चालक के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फ्लो भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो भी होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, चालक के अंदर, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो वैसे तो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ, परमाणु अणु कुछ भी हो, सारे के सारे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें चालकों की, तो चालकों में मैंने बताया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ है, उस पदार्थ में क्या है, परमाणु है। और परमाणु में क्या है, परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है, पॉजिटिवली चार्ज जो कि धनावेशित है। धनावेशित है हमारा नाभिक। नाभिक कैसा है, धनावेशित। और उस नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधा रहता है। आकर्षण बल के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बंधा रहता है। नॉर्मली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कूलाम बल होता है, जो कि आकर्षण का फोर्स होता है, ठीक है। वो प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मली। मतलब एकदम पास में होगा ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होगा तब तो वो आकर्षण ज़्यादा रहेगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा ना, आउटर सेल में ज़्यादा जाएगा। मतलब जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी ना, तो वो आकर्षण बल वीक होता जाएगा, ठीक है। और वो आकर्षण बल वीक कब होगा, जब हमारा हमारा पदार्थ कैसा हो, चालक हो। चालक पदार्थों में ऐसा होता है, चालक पदार्थों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण क्या होता है, आकर्षण बल है वो बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर होता है। नहीं, वो बंद होता है ना, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो बंद होता है वो दुर्बल बंद होता है। जैसे ही उसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है, मतलब एनर्जी हम दे देते हैं, बाहर से एनर्जी जैसे उसको प्रोवाइड की जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, उस परमाणु से पलायन कर जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, परमाणु से बाहर निकल जाता है। और परमाणु हमारा कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और वो पदार्थ में घूमता रहता है, ठीक है ना। पदार्थ में घूमता रहेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई चालक में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, पदार्थ में घूमते रहते हैं, फ्री घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये घूमेंगे कब, जब थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर अगर बात करें तो मतलब उनको क्या है, एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी जैसे ही मिलेगी किसको, मतलब बंद को तोड़ने के लिए, बंद को तोड़ने के लिए एक एनर्जी दी जाती है। बंद किसके बीच में बन रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में। कैसा दुर्बल, जैसे एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, तो वो बंद को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। बंद जैसे ही ब्रेक होगा, टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से बाहर आ जाएगा और परमाणु कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में आ गया है, उस पर जो आवेश होगा वो मुक्त आवेश होगा। और जो मतलब जिस पर आवेश कैसा आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद परमाणु पर आवेश कैसा आ गया है, धनावेश आ गया है, तो वो धनावेश कैसा हो गया, वो हो गया बद्ध आवेश। कैसा हो गया, बद्ध आवेश। जिससे मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला है, वो परमाणु एक प्रकार से अवशिष्ट नाभिक के रूप में बच गया। अवशिष्ट नाभिक कहने का मतलब धनावेशित नाभिक, एक प्रकार से आप धनावेशित परमाणु बोल सकते हो। तो वो धनावेशित परमाणु क्या हो गया, बद्ध आवेश के रूप में हो गया। ये पूरे पदार्थ में क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं, अपने स्थान पर बंधे रहते हैं एक ही जगह पर, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको बद्ध आवेश की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में, उन इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो मुक्त आवेश हो गया। और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला है, उस परमाणु पर आवेश धनावेश आ गया। वो कहने का मतलब वो धनावेशित परमाणु या फिर परमाणु का अवशिष्ट नाभिक है। अवशिष्ट नाभिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अवशिष्ट हो गया है, अवशेष बचा हुआ नाभिक है। तो मतलब अवशिष्ट नाभिक बोलते हैं, क्योंकि अवशिष्ट नाभिक बोलने का कारण यही है कि उस परमाणु से क्या निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है। और इलेक्ट्रॉन निकला है, इसी वजह से वो परमाणु धनावेशित हो गया, और धनावेशित हो गया तो उस परमाणु का नाम पड़ गया अवशिष्ट नाभिक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। वो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस अवशिष्ट नाभिक या परमाणु को ही, धनावेशित परमाणु को ही, परमाणु का जो आवेश होता है वो आवेश से क्या होता है, यहाँ बद्ध आवेश होता है, जो कि पदार्थ में क्या होता है, अपने स्थान पर बंधे होते हैं, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको आप देख लीजिएगा, लैंग्वेज के रूप में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ देख लीजिएगा जो कि लिखा हुआ है। देखिएगा इसमें लिखा है कि धात्विक चालकों के परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दुर्बल आकर्षण बंध यानी दुर्बल आकर्षण बंध बनाते हैं, ठीक है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अल्प ऊर्जा पाकर मतलब इनको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो ये आसानी से चालक पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमेंगे। अतः ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि ये किससे निकले हैं? कहाँ से निकलेंगे भाई? परमाणु से ही तो निकलेंगे। परमाणु भी तो होते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक। परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन नाभिक से तो मिलकर बना है। और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनाभिषित, मतलब नाभिक धनाभिषित होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणाभिषित, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता चल गया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि ये कहाँ से निकल गया है? परमाणु से निकल गया है, और पदार्थ में क्या है? ये स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। तो ये पदार्थ में घूमेगा तो इसलिए इसको फ्री, मतलब एकदम फ्री है, स्वतंत्र है, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जिन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वे धनायन बन जाते हैं। लिखा ना कि जिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो क्या बन जाएंगे? धनायन बन जाएंगे, तथा पदार्थ में अपने स्थान पर बद्ध होते हैं, मतलब एक जगह बद्ध होते हैं, बाउंड बंधे रहते हैं। तथा जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है वे इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना, मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है वे इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्या होते हैं? नाभिक के एकदम बिल्कुल समीप होते हैं, नियर होते हैं, बिल्कुल पास में होते हैं। तो बिल्कुल पास में होंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो आकर्षण होगा, तो वो आकर्षण बल प्रबल होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जो कि नाभिक के बिल्कुल समीप होंगे। तो धनायन या परमाणु का अवशिष्ट नाभिक जिसकी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये बोल सकते हो धनायन बोल दो, या परमाणु का अवशिष्ट नाभिक है जिसकी बाह्यतम कक्षा का क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बद्ध आवेश बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो अब हमारा जो इसी में जो नेक्स्ट एक प्रकार से डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इसमें पैराविद्युत का आएगा, पैराविद्युत और ध्रुवण। अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अगर ये चीजें स्टार्टिंग वाली अगर आपने ढंग से सीख लिए, समझ लिए, तो आगे की जो चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। क्योंकि जो बेसिक है ना वो बेसिक यहीं से तैयार होगा इसका पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो देखिएगा पैराविद्युत माध्यम की बात करने वाले हैं। तो पैराविद्युत माध्यम, एक्चुअली पैराविद्युत माध्यम इसका अपन स्टडी चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैराविद्युत के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, चैप्टर 1 में। तो वो ये पैराविद्युत है। पैराविद्युत का मतलब एक कुचालक पदार्थ होता है, कोई कुचालक पदार्थ होता है जिसमें क्या नहीं होता? आवेशों का प्रवाह नहीं होता ना, आवेशों का प्रवाह नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है ना, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। जब भी ऐसे पदार्थ को आप आवेश दोगे, वो आवेश सारा का सारा कहाँ जाएगा? जहाँ दोगे वहीं का वहीं चला जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर कहीं जमा हो जाए। जहाँ उसको आवेश दोगे, कुचालक पदार्थ को जहाँ आप आवेश दोगे वहीं पर जाके जमा होता है। तो ये पैराविद्युत पदार्थों में क्या नहीं होता? आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना, आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। ये लिखा है कि देखिएगा पैराविद्युत पदार्थ वो होते हैं जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देते। ये साफ साफ लिखा, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, विद्युत नहीं जाती इनमें से, लेकिन विद्युत का जो प्रभाव हो वो प्रदर्शित जरूर करते हैं, मतलब ये प्रभाव को जरूर प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो इफेक्ट है उसको शो करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसमें एबोनाइट, कांच, मोम, कागज, तेल, अब्रक आदि। अब ये चीज होती है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके पैराविद्युत माध्यम के या फिर पैराविद्युत पदार्थ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? एबोनाइट होता है, कांच होता है, मोम, कागज, तेल, अब्रक, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया है कि पैराविद्युत पदार्थ क्या होता है, माध्यम क्या होता है। ये ऐसा माध्यम होता है जिसमें से क्या नहीं होती? विद्युत फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन विद्युत का जो प्रभाव है वो प्रदर्शित जरूर करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये अलग अलग रूपों में होता है, ये प्रभाव भी बहुत ही मतलब इसकी डीपली स्टडी होती है, अभी नहीं करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक जो करंट है इसमें से फ्लो नहीं होती। जैसे यार बहुत सारे अपन जैसे खंबे वगैरह देखते हैं तो उसमें वायर्स तो होते हैं, तो वायर्स में तो करंट फ्लो होती है, लेकिन और वायर्स में जो इंसुलेटिंग परत होती है, कुचालक परत चढ़ी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? कुचालक की बनी होती है, जो वायर्स के ऊपर जो एक वो परत सी चढ़ी होती है, जो ब्लैक कलर या जो भी है, मतलब इंसुलेटिंग कुचालक परत चढ़ी होती है उन पे, ठीक है ना। कुचालक का मतलब विशेष रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा वैसे रोल होता है। कुचालक में से विद्युत तो नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन प्रभाव जरूर प्रदर्शित करते हैं, ये इसमें खास बात है, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, जैसे कि ये ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ होता है, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ, ये पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, पैराविद्युत पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला मटेरियल है ध्रुवीय पैराविद्युत, ठीक है। अब देखिएगा
पहला मटेरियल है ध्रुवीय पराविद्युत और दूसरा आएगा इसमें अध्रुवीय पराविद्युत। अब ये क्या होता है, ध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा इसको दो भागों में बांटा गया है, पराविद्युत पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। तो ये किस आधार पर बांटा गया है ये देखिएगा जो आवेश का जो केंद्र होता है, सेंटर ऑफ चार्ज, अब आवेश के केंद्र के आधार पर यहाँ पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। तो आवेश का जो केंद्र है इससे क्या समझ रहे हो आप, सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज आवेश का केंद्र। देखिए आवेश का केंद्र वो बिंदु होता है जहां संपूर्ण आवेश क्या होता है, केंद्रित होता है, और ये आवेश का केंद्र द्रव्यमान केंद्र के ही संपाती होता है, मतलब जहां द्रव्यमान केंद्र होता है वहीं वो आवेश केंद्र होता है, सीधी सी बात यही है। अब यहाँ आवेश के दो केंद्र बनते हैं, आवेश के कितने केंद्र, दो, कितने, कैसे, एक तो धनावेश का केंद्र होता है, एक ऋणावेश का केंद्र होता है, एक तो धनावेश का केंद्र होगा और एक होगा ऋणावेश का केंद्र, ठीक है ना। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों, धनावेश का केंद्र भी होगा और ऋणावेश का केंद्र भी होगा। तो इसी आधार पर क्या कि पराविद्युत कितने भाग बता दिए, पराविद्युत के कितने प्रकार बता दिए, दो। तो देखिएगा पहला है इसमें ध्रुवीय पराविद्युत, इसमें ये वो पदार्थ होते हैं, मतलब पदार्थ क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ की अगर बात की जाए किससे मिलकर बना है, अणुओं से, परमाणुओं से, ये आपको पता है। तो ये वो पदार्थ होते हैं जिनके अणु या फिर परमाणु, अणु बोल दो या अणु से छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। तो ये वो पदार्थ हैं जिनके अणुओं या फिर परमाणु का जो धनावेश का केंद्र है और ऋणावेश का जो केंद्र है वो क्या नहीं होते, संपाती नहीं होते हैं। मतलब संपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, मतलब इन दोनों आवेश केंद्रों के बीच में कुछ दूरी होती है, धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र के बीच में दूरी होती है। इसीलिए इन अणुओं में क्या पाया जाता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है, यानी कि परमानेंट स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, किनमें, ध्रुवीय अणु में। ये बात आप याद रखिएगा। क्यों पाया जाता है, क्योंकि धन और ऋण के बीच में क्या होती है, दूरी होती है। अरे द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पढ़ा क्या, इसमें दो आवेश होंगे, दोनों अल्प दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है ना। दो आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों अल्प दूरी पर होंगे, तब क्या मिलेगा, उन आवेशों से बना जो युग्म है उसमें, आवेशों से बने युग्म को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, द्विध्रुव, और उनका क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × D के रूप में होता है। तो वही चीज है यहाँ पर भी। इसमें क्या बताया कि धनावेश का जो केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, कहने का मतलब कुछ दूरी पर होंगे, और कुछ दूरी पर होंगे इसका मतलब क्या है, मिलेगा, क्या मिलेगा, अणु में क्या पाया जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, जो कि परमानेंट होगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेगा उसके अंदर, ठीक है ना, उस पदार्थ या उस अणु के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर लिए एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल है ध्रुवीय पराविद्युत का एग्जांपल H2 है, इसमें एक HCl का एग्जांपल, दो एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा ये डायग्राम शो किए। एक तो देखिए HCl का है, ये HCl का सेंटर ऑफ चार्ज है, सेंटर ऑफ चार्ज, सॉरी HCl का HCl में H का सेंटर ऑफ चार्ज हीरा और Cl का सेंटर ऑफ चार्ज हीरा, आवेश का केंद्र। Cl नेगेटिव चार्ज होता है, Cl पे चार्ज कैसा होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिवली चार्ज। तो ये देखिए धन और ऋण, इन दोनों के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र के बीच में डिस्टेंस होती है। इसी वजह से इस HCl में क्या पाया जाता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर दिखा रखी, देखिएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, आपको पता ही है। तो Cl नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार से H2 को शो किया है, H2 की जो ये डायग्राम है ये भी मैंने शो किया है। इसमें ऑक्सीजन ये दिखा रखा है और दो हाइड्रोजन ही है, तो दोनों के सेंटर ऑफ क्या है, चार्ज है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज नहीं, आवेश के केंद्र एक तो H का ही, एक ये रहा, और ये ऑक्सीजन का है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ आएगी, तो इस प्रकार से ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ये होती है। तो नीचे की तरफ मिलेगा इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये मतलब ये जो अणु है H2O, HCl है, इनमें क्या मिलता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि इनकी आवेशों के केंद्रों के बीच में कुछ डिस्टेंस पाई जाती है, जिसकी वजह से इन अणुओं के अंदर क्या पाया जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, जो कि स्थायी होगा। ऐसे अणु को ध्रुवीय अणु बोलते हैं, ऐसे पदार्थों को ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, अब नॉर्मली हम बात करें तो देखिएगा ये तो अणुओं की बात की थी कि भाई अणुओं में क्या पाया जाएगा, परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा।
लेकिन अगर पदार्थ की बात करें ना, पूरे पदार्थ की बात करें, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ की बात करें, तो पूरे पदार्थ का जो परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पूरा जो पदार्थ है ना, पूरा पदार्थ है जो कि अणुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। और 0 क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखिएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पदार्थ के जो अणु द्विध्रुव हैं वो तापीय विक्षोभ के कारण, टेम्परेचर की वजह से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो कि हीट के रूप में मिलती है। भाई टेम्परेचर यानी ताप, जैसे तापीय विक्षोभ ये लिखा ना इसमें, तापीय विक्षोभ के कारण टेम्परेचर की वजह से उष्मा के रूप में उन्हें ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा क्या करती है, वो ऊर्जा उन अणुओं की क्या कर देती है, अस्त व्यवस्था कर देती है, मतलब उनको उनका डिसऑर्डर कर देती है, उनकी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। टेम्परेचर के कारण जो हीट के रूप में जो ऊर्जा मिलती है ना, उन मतलब किनको, अणु द्विध्रुवों को जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा क्या करती है, उनकी अरेंजमेंट्स को, मतलब उनकी अरेंजमेंट्स को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। मतलब ये देखिएगा, तापीय विक्षोभ के कारण अनियमित रूप से अव्यवस्थित होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर के रूप में एनर्जी मिलेगी, उष्मा के रूप में, मतलब टेम्परेचर के कारण उष्मा के रूप में जो ऊर्जा मिलती है उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। और ये अव्यवस्थित होने की वजह से एक अणु का धन सिरा दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं, एक अणु का धन दूसरे के ऋण के एकदम बिल्कुल पास में आ जाता है, जिससे डिस्टेंस क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है धन और ऋण के बीच में, और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, लास्ट में 0 हो जाता है। अतः पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। तो ये डिसऑर्डर की वजह से पूरे पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिसऑर्डर कब होगा, जब टेम्परेचर मिलेगा, किनको मिलेगा, टेम्परेचर किनको मिल रहा है, अणुओं को कैसे मिल रहा है, उष्मा के रूप में मिल रहा है। भाई टेम्परेचर गर्म करोगे, मतलब पदार्थ को गर्म करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पर देखा जाए ना, तो रूम टेम्परेचर पर क्या मिलेगी, उष्मा के रूप में उन अणुओं को ऊर्जा मिल जाएगी। और जैसे ऊर्जा मिलेगी, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के कारण क्या होंगे, वो गति करेंगे, और गति करने के कारण क्या हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे, मतलब अव्यवस्थित हो जाएंगे। अव्यवस्थित होने से क्या हो जाएगा, लास्ट में अव्यवस्थित हो जाएंगे, अनियमित रूप से क्या हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। और इसी वजह से इन पूरे पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, लास्ट में टोटल जब करोगे द्विध्रुव आघूर्ण, तो टोटल हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ ये दिखा है, ये देखो, ये फर्स्ट डायग्राम ए चित्र को देखिएगा, इसमें ये दिखा है, मतलब अनियमित रूप से अव्यवस्थित है, मतलब व्यवस्थित नहीं है, अनियमित रूप से कैसे अव्यवस्थित है, मतलब कोई कहाँ, लेकिन धन और ऋण भी देखिए एकदम पास है, तो इसलिए पूरे पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे ही आप इस मतलब ये ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है, इस पैराविद्युत पदार्थ को कहाँ रखते हो, विद्युत क्षेत्र में रखते हो, तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में जैसे ही आप रखोगे तो अणुओं पर क्या लगता है, अणुओं पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल आघूर्ण लगता है, और वो बल आघूर्ण क्या करता है, अणुओं को विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करता है, संरेखित करने की कोशिश करता है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। तो सारे के सारे अणुओं को मतलब क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जाता है। तो जैसे कि इसमें प्लस माइनस, जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा मैंने प्लस माइनस, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें पूरे पदार्थ को रख दिया है। तो जैसे पदार्थ को रखेंगे तो अणुओं में क्या गया, देखिएगा, अणु द्विध्रुव आघूर्ण पहले भी था, लेकिन अणुओं की व्यवस्था देखिएगा, एक नियमित रूप से व्यवस्थित हो गए सारे के सारे अणु, ठीक है ना। और कौन सी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र के कारण ही क्या लगता है, इन अणुओं पर बल आघूर्ण लगता है। और वो बल आघूर्ण क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज को तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब उस बल आघूर्ण के कारण नेगेटिव चार्ज, अणु का जो नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश है, वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश को है, वो किधर विस्थापित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। भाई धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होगा, और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर ये दूसरा जो डायग्राम है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में देखिएगा, ऋण धन इस प्रकार से देखिएगा, सारे के सारे अणु क्या है, व्यवस्थित रूप से, मतलब नियमित रूप से व्यवस्थित हैं, रेगुलेटेड हैं सारे के सारे, ये व्यवस्थित हैं, अरेंजमेंट एकदम, इनका ऑर्डर नहीं बिगड़ा हुआ, ये सारे के सारे के विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है। किसकी वजह से, इन पर एक बल आघूर्ण लग रहा है, और बल आघूर्ण की वजह से ये अणु क्या हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं, और बल आघूर्ण की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि बल आघूर्ण किस लग रहा है, इन अणुओं पर, प्रत्येक अणु पर लग रहा है। और प्रत्येक अणु में क्या होता है, धन और ऋण दोनों है, तो धन पर तो किधर लग रहा है, धन पर जो
बल आघूर्ण लग रहा है वो तो किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण पर बल आघूर्ण किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो देखिएगा ऋण तो देखिएगा प्लस, ये माइनस, ये ऋण है और ये प्लस की ओर आएगा, और ये प्लस किधर आएगा, ऋण की ओर आएगा, ठीक है। और अगले वाले में भी देख लीजिए, ये माइनस की तरह है प्लस की तरफ, और ये प्लस की तरह है माइनस की तरफ, इस प्रकार से। तो ये व्यवस्था हो जाएगी इनकी, ठीक है। अब यही बात लिखी हुई इसमें देखिएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के प्रत्येक अणु पर बल आघूर्ण लगता है जो उससे विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है। जैसे आप बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते हो तो विद्युत क्षेत्र की जैसे तीव्रता बढ़ेगी तो अधिक से अधिक अणु क्या होंगे, अधिक से अधिक अणु द्विध्रुव की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा अणु क्या होंगे, द्विध्रुव की दिशा में संरेखित होंगे, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो बल आघूर्ण भी उतना ही ज्यादा लगेगा उन अणुओं पर, उतना ही ज्यादा लगेगा, और वो बल आघूर्ण क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, संरेखित करने की कोशिश करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अणु क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। संरेखित, तो इसे पराविद्युत ध्रुवण बोलते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पराविद्युत ध्रुवण। ये होता है पोलराइजेशन, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से देखिएगा इसमें वो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों में और देख लेते हैं ये पराविद्युत ध्रुवण क्या होता है। तो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो इसमें देखिएगा ये वो पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है। इसमें संपाती होंगे, इसमें धन और ऋण दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, पता ही नहीं चलेगा, एक पॉइंट के रूप में। जैसे ये बोल दिया मैंने, ये बता दिया, ये परमाणु है, ये पदार्थ का कोई परमाणु है, और इस परमाणु में धन भी है और ऋण भी है, इसी पॉइंट पे है। मतलब इसी पॉइंट पे क्या है, धन भी है और ऋण, दोनों एक दूसरे के क्या है, संपाती। तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा धन है कौन सा ऋण है, बता सकते हो, ये यहाँ पर नहीं पता चलता है। ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ही धन और ऋण है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के संपाती है। संपाती हो गया, संपाती होंगे धन और ऋण एक दूसरे के, तो उनके बीच में कोई दूरी नहीं होगी। दूरी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, उन अणुओं में क्या नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अध्रुवीय अणु में कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि उन अणुओं के जो धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं वो एक दूसरे के संपाती होते हैं, और संपाती होने की वजह से उनके बीच में दूरी होती नहीं है, जिसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए अध्रुवीय अणु में कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि, और अध्रुवीय, ये बता दिए अध्रुवीय पराविद्युत कहलाएंगे भाई, अध्रुवीय अणु या फिर अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल H2 देखिए, ये डायटोमिक है कुछ, ये देखिए H2 हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये देखो डायटोमिक में तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 ही होता है, ये ध्यान रखिए। डायटोमिक मतलब द्वितीय परमाणु का जो अणु है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन है, तो इनमें इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण वो 0 होता है। ये अध्रुवीय अणु होते हैं। कौन से अणु हैं, सारे के सारे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये अध्रुवीय है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे अध्रुवीय हैं। इनमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट भी शो किया हुआ है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इनका तीनों अणुओं का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट आगे देखिएगा, अब तक तो हमने क्या की थी, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं था, विद्युत क्षेत्र नहीं था तब की बात थी ये। मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं था तभी तो उस प्रत्येक अणु का क्या था, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, 0 था। 0 था ना भाई, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 था, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था। धन और ऋण एक दूसरे के ऊपर थे, वो एक दूसरे के ऊपर थे तो दूरी तो थी नहीं उन दोनों के बीच में, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो अणु है, अध्रुवीय अणु है, उसका क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जब अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे। अब समझने वाली बात है, जब हम अध्रुवीय पराविद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखते हैं तो धनावेश का केंद्र, वही बात है भाई, जैसे ही आप किसको, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को कहाँ रखते हो, कहाँ रख रहे हो भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रहे हो। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते ही होगा क्या, क्या होगा, उन अणुओं पर क्या लगेगा, उन अणुओं पर एक बल आघूर्ण लगेगा भाई। विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है उन अणुओं पर। तो जैसे बल आघूर्ण लगेगा तो वो बल आघूर्ण क्या करता है, वो बल आघूर्ण धनावेश को तो क्या करता है भाई, धनावेश को तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करता है, और ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित करता है, जिससे धन और ऋण के बीच में दूरी आ जाती है, मतलब दूरी आ जाती है। और दूरी आने की वजह से ही उन अणुओं में क्या हो जाता है, कुछ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, जब अध्रुवीय पराविद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, और जिससे प्रत्येक अणु में कुछ द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, कुछ अणु प्रेरित हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, पराविद्युत ध्रुवण बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, पराविद्युत ध्रुवण। मतलब इस प्रकार से ये क्या हो गया,
यहाँ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आ गया, मतलब पोलराइज्ड हो गए। ये जो अणु थे मतलब अध्रुवीय अणु भी क्या हुए, पोलराइज्ड हो गए ना। और ये कब होंगे, ये जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तभी ये अणु क्या होंगे, पोलराइज्ड होंगे, ध्रुवित होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसमें ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिए, वैसे एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब इनकी जो थ्योरी है वो तो पूरी बता दी है, एक्सप्लेन हो चुकी है। इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये देखो ये पहले वाले का, ये तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को शो कर रहा है। ये जो पहला जो पदार्थ है, ये पूरा पदार्थ है, ये किसकी अनुपस्थिति में लिया गया है, ये पूरा पदार्थ किसकी अनुपस्थिति में है, ये पैराविद्युत पदार्थ, ये ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखिएगा धन और ऋण क्या है, धन और ऋण, सभी अणुओं में धन और ऋण क्या है, एक दूसरे के ऊपर है ना, संपाती है। तो संपाती देखो ये पॉइंट के रूप में शो किया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि धन और ऋण एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है ना। दोनों का केंद्र एक ही है, जो कि इस पॉइंट के रूप में दोनों का केंद्र एक ही, देखो ये दोनों का केंद्र एक ही है, तो दोनों का केंद्र एक ही होगा, तो इन अणुओं में क्या नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाएगा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अध्रुवीय अणु है। ये कौन से अणु है, जितने भी इस पैराविद्युत पदार्थ में, इस पदार्थ में जो भी अणु दिखाए गए वो सारे के सारे कैसे हैं, अध्रुवीय अणु है, ठीक है ना। अध्रुवीय अणु ये सारे के सारे, ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसा है। लेकिन जैसे इसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इस पूरे पदार्थ को, किसको, कौन से पदार्थ को, ये जो अभी अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है, इस पदार्थ को हम कहाँ रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही क्या हो जाता है, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। देखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, देखिएगा प्रत्येक अणु में क्या जाता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, प्रत्येक अणु में क्या आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। कहने का मतलब धन और ऋण थोड़े से अल्प विस्थापित हो जाते हैं, यानी बिल्कुल बहुत ही कम डिस्टेंस से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पदार्थ के अणुओं में क्या जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। पदार्थ के जो पूरा पदार्थ है, इस पूरे पदार्थ के जितने भी अणु हैं उन अणुओं में क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। और ये प्रेरित कब होगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रेरित होगा, तो ये याद रखिएगा। अब ये लास्ट में यही बात इससे स्पष्ट हो रही है कि पैराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। ही मतलब ये जितना भी पढ़ा है उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पैराविद्युत पदार्थ को आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो ही उसमें क्या आता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पैराविद्युत ध्रुवण बोलते हैं। होता है कि नहीं होता है, ये बात ये प्रूफ हो चुकी है। देखिए ध्रुवीय पैराविद्युत में भी यही हुआ था, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या था, पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, 0 था। और अध्रुवीय पैराविद्युत में भी क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, 0 था। लेकिन जैसे ही हमने क्या लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, मतलब अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र लगाया और ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के लिए भी हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। तो जैसे विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उन पदार्थों में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसी वजह से इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पैराविद्युत ध्रुवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराविद्युत ध्रुवण, ठीक है ना। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो ध्रुवीय पैराविद्युत देखा जाए तो, वैसे अगर देखा जाए तो ध्रुवीय अणुओं में तो क्या होता है, परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, ठीक है ना, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पूरे पदार्थ की बात करनी होती है ना, तो ध्रुवीय पैराविद्युत हो चाहे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ हो, दोनों का ही परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब इनमें क्या जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पैराविद्युत ध्रुवण बोलते हैं। अब देखिए आगे, देखिएगा इसी में कुछ डेफिनेशंस निकल के आई हैं इसी पार्ट से जो मैंने ये पढ़ाया है। तो पहली डेफिनेशन क्या है, रेखिक समदेशिक पदार्थ होता है। ये देखो ये चीज़ है जो मैंने अभी बताई है, वही है ये। पैराविद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, ये जो एक्सप्लेन किया अभी पूरा का पूरा। अब देखिए रेखिक समदेशिक पदार्थ क्या होते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जिनके लिए जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, ये बात याद रखिएगा। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, रेखिक समदेशिक पदार्थ। और ये द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रेरित होता है, ये भी खास करके याद रखने वाली बात है। जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रेरित होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, ये जरूर है ध्यान रखना। तो पता चला, तो ये वो पदार्थ होते हैं जिनके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा तीव्र होगा, द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गया, तीव्रता के समानुपाती होता है तथा क्षेत्र की दिशा में होता है, रेखिक समदेशिक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम रेखिक समदेशिक पदार्थ बोलते हैं। इसी में आता है ध्रुवण सदिश P, यानी
पोलराइजेशन, एक प्रकार से पोलराइजिंग वेक्टर है, ये पोलराइजिंग वेक्टर बोलते हैं इसको, ध्रुवण सदिश। ये क्या होता है, ये भी द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा ही होती है, द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम ध्रुवण सदिश बोलते हैं। लेकिन ये पदार्थ के एकांक आयतन में जो उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उस द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं, यहाँ ध्रुवण सदिश बोलते हैं। तो देखिएगा, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश P कहते हैं। और ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम ध्रुवण सदिश बोलते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर बात कर ली इसने, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन की बात की है। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम पदार्थ का ध्रुवण सदिश बोलते हैं, और इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से पोलराइजिंग वेक्टर होता है ये P। अब रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थों के लिए हमने क्या पढ़ा है, ध्रुवण सदिश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, जो कि पहले पढ़ा है ना रेखिक समदेशिक पदार्थों के लिए, यही तो पढ़ा है भाई। क्या पढ़ा है रेखिक समदेशिक पदार्थों के लिए, हमने पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है ना, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये P भी क्या है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण तो है ये, लेकिन ये प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है, बस इतना ही है, लेकिन है तो द्विध्रुव आघूर्ण ही है। तो ये ध्यान रखना कि रेखिक समदेशिक पदार्थों के लिए, पराविद्युत पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश P विद्युत क्षेत्र E के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती E। जैसे ये यहाँ से ये हटाओगे समानुपाती चिन्ह, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम काई E बोलते हैं, काई E, और ये इंटू E है, ठीक है। तो P बराबर पोलराइजिंग वेक्टर, ये P बराबर काई E इंटू E, E यानी विद्युत क्षेत्र, काई E क्या होता है, ये एक विमाहीन राशि होती है, और इसको विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवृत्ति, जो कि किसी पैराविद्युत पदार्थ है उसकी ध्रुवता का एक नेचुरल क्या है, ये मेजरमेंट है, नेचुरल मेजरमेंट होता है, ये ध्यान रखना, ध्रुवता का नेचुरल मेजरमेंट यानी कि प्राकृतिक मापन होता है, ये ध्यान रखना। ये एक प्रकार से विमाहीन राशि, ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई विमा मात्रा वगैरह, इसकी विमा वगैरह नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये विद्युत प्रवृत्ति होती है, इसको विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। और ये क्या होती है, पैराविद्युत की ध्रुवता का क्या होता है, प्राकृतिक नेचुरल मेजरमेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो ध्रुवता का मापक मतलब ये ध्रुवता को मेजरमेंट के रूप में काम आती है, नेचुरली काम आती है, ठीक है ना, कि भाई ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, अणु का ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, मतलब इस प्रकार से पोलरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए काम में आती है, ध्रुवता को एक्सप्लेन करने के लिए, ध्रुवता को मेजरमेंट करने के लिए ये काम में आती है, नेचुरल है ये ध्यान रखना, नेचुरल है। तो देखिएगा, ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। नॉर्मली हमने बातचीत कर ली है, इसमें हमने स्टार्टिंग में हमने मुक्त आवेश की बात की, बद आवेश की बात की, उसके बाद में हमने देख लिया पैराविद्युत क्या होता है, तथा ध्रुवण भी देख लिया, पैराविद्युत ध्रुवण भी देख लिया, ठीक है। ध्रुवीय पदार्थों में देखा, अध्रुवीय पदार्थों में देखा कि अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, उनमें ध्रुवण कैसे आता है, यानी ध्रुवण कैसे आता है वो भी हमने देख लिया, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आता है, ठीक है ना। तो और फिर हमने यहाँ पोलराइजेशन वेक्टर, ध्रुवण सदिश भी देखा, रेखिक समदेशिक पदार्थ, ये कुछ डेफिनेशंस थी इनकी, ये भी हो गई। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो अपना एक्सप्रेशन है ये इंपॉर्टेंट है, वैसे याद रखने लायक ही, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, ठीक है भाई, थैंक यू।